नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है सुनंदा जी ने अपनी बहू की बातें सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आखिर उनकी बहू अपनी माँ से फ़ोन पर ऐसा क्या कह रही थी जिसे सुनकर सुनंदा जी खड़ी की खड़ी रह गईं। आइए जानते हैं इस कहानी में। एक बुजुर्ग राघव जी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हांफने लग गए तो थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तब हंसती हुई उनकी पत्नी सुनंदा जी ने उन्हें छेड़ते हुए अंदाज में कहा, क्यों, बस हो गई हिम्मत खत्म? अरे, क्यों इतनी कठिन मन्नत मांग लेते हो? जब पूरी करनी इतनी कठिन हो जाती है तो? सुनंदा जी ने भी साथ में ही वहां रुककर बैठते हुए टोक दिया था। तब सुनंदा जी की बात का जवाब देते हुए राघव जी ने भी हंसते हुए कहा, अरे बावरी, ये तो भोलेनाथ हैं जो इतने में ही भक्त की मन की मुराद पूरी कर दी। वरना तो उनके लिए भी मैंने कठिन काम ही सौंपा था। मेरे बेटे की इतनी बड़ी नौकरी लग गई, वरना मुझ साधारण किसान का बेटा बैंक का मैनेजर बना दिया। सब महादेव जी की ही कृपा से तो संभव हुआ है। और फिर सुनंदा, जब मेरे महादेव मेरी इतनी बड़ी मुराद पूर्ण कर सकते हैं तो फिर ये सीढ़ी चढ़ना क्या कठिन है? चुटकियों में पूरी कर लूंगा। आज हमारा बेटा जिस ऊंचाई पर पहुंचा है, सब महादेव का ही आशीर्वाद है। और इसके बदले इन थोड़ी सी सीढ़ियों को चढ़ना क्या बड़ी बात है? जब अत्यधिक उत्साह और आनंद से राघव जी ने कहा तो सुनंदा जी भी प्रमुदित हो गईं। हाँ, ये तो सही बात है। भगवान ने हमारी मन की मुराद पूरी कर दी। इनका जितना भी आभार करूं उतना कम है। ये मनौती तो अभी पूरी हो जाएगी। चलिए उठिए फिर। जितना रुकेंगे उतना ज्यादा थकान मालूम होगी आपको। हाथ पकड़कर राघव जी को खड़ा करते हुए सुनंदा जी ने कहा, जब व्यक्ति खुश हो और उसकी मानसिकता सकारात्मक और भाव अच्छा हो, तब व्यक्ति किसी भी भारी काम को हल्का बना सकता है और बिना किसी बाधा के पूरा भी कर सकता है। बस अब दोनों ने उठकर तेजी से मंदिर की बाकी बची हुई सीढ़ियां पूरी की और साथ ही एक बोरी आम चढ़ाने की मनौती भी पूरी की। मंदिर समिति ने इतनी देर में आम की व्यवस्था भी कर दी थी। जितने भी भिक्षा मांगने वाले मंदिर परिसर में बैठे थे, उन सबको पूरा आम वितरित करना और बदले में इन सब की अनमोल दुआओं का खजाना मिलना वास्तव में अद्भुत एहसास है। राघव जी पत्नी संग प्रसाद बांटते यही सब सोच रहे थे। मैं अब नियमित आकर यहाँ इनके लिए कुछ करता रहूँगा, ऐसा उनके मन में विचार उठ रहा था। बस फिर क्या था, जो उन्होंने सोचा उसे पूरा करने की कोशिश में तभी से वो अक्सर उस मंदिर में जाने लगे थे और वहाँ ज़रूरत की वस्तुएं भी बांटने लगे थे। ये पापा माँ को खैरात बांटने का बड़ा शौक चढ़ा रहता है। इतना इतना उन निकम्मे आलसी भिखारियों को बांटने के बजाय बचत करना चाहिए तो बुढ़ापे में काम आए। राघव जी की बहू शालू ने अपने पति वैभव से कहा। बहू शालू की बात सुनकर बेटे वैभव ने क्या जवाब दिया, ये तो राघव जी नहीं सुन पाए थे, लेकिन बहू की इस बात ने उन्हें आने वाले बुढ़ापे के लिए सतर्क जरूर कर दिया था। इसीलिए जब वैभव ने नौकरी और शादी के बाद शहर चलकर राघव जी और सुनंदा जी को अपने साथ रहने के लिए आग्रह किया, तो वो बेटे के प्रेमपूर्ण आग्रह को
स्वीकार करते हुए सुनंदा जी के साथ शहर आ गए थे। लेकिन रोज सुनंदा से वापस गांव चलने की बात करते रहते थे। हालांकि हर बार सुनंदा जी डपट देती थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी मैं तो अपने बेटा बहू के पास आई हूँ। ये कोई पराए हैं क्या? पूरा अधिकार है हमारा इनके साथ रहने का और अपनी सेवा करवाने का। आपको गांव की याद आती है तो आप अकेले ही चले जाइए, मैं तो यहीं रहूंगी। क्यों बेटा? तो वैभव भी साथ में हंस देता था। हाँ पापा, माँ सही कह रही हैं। अब यहीं आपका घर है। ये गांव आओ जाने की बात अब आप भूल जाइए। बहुत रह लिए गांव में, अब यहीं आराम से रहिए। सब लोग हंसी मजाक करते रहते, लेकिन शालू किसी भी मजाक या बातचीत का हिस्सा ना बनकर बहू हमेशा चुप ही रहती थी। जिस तरफ सरल हृदया और भोली भाली सुनंदा जी का कभी ध्यान नहीं जाता था। चुप्पी भी बड़े मजे की चीज होती है। हमने तो कुछ कहा ही नहीं, पर सब कुछ जाहिर भी कर दिया, है ना अद्भुत? एक दिन राघव जी को बहुत तेज चाय की हुड़क लगी हुई थी। अब राघव जी ने सुनंदा जी से एक कप चाय बना लाने को कहा, तो सुनंदा जी किचन में चाय बनाने गईं, तो उन्हें वहां कहीं भी दूध नहीं मिला। किचन में बहुत देर तक इधर उधर देखने या ढूंढने के बाद जब सुनंदा जी को दूध नहीं मिला, तो वे अपनी बहू शालू से दूध के बारे में पूछने के लिए उसके कमरे की तरफ गईं। तो वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। जैसे ही सुनंदा जी ने अपनी बहू की बात सुनी, तो उन्हें लगा कि बहू उनके ही बारे में बात कर रही है। हालांकि सुनंदा जी वापस लौटने ही वाली थीं कि शालू की बात से उनके पैर वहीं के वहीं थम गए। दरअसल शालू अपनी माँ से बात कर रही थी और अपनी बहू शालू की बात सुनकर सुनंदा जी को यकीन ही नहीं हुआ। शालू अपनी माँ से कह रही थी, हाँ माँ, मैंने तो आज से दूध बंद कर दिया है। जब देखो तब घड़ी घड़ी चाय चाय। ये लोग तो यहीं डट गए हैं, गांव जाने का तो नाम ही नहीं लेते। मैंने तो सोचा था 2-4 महीने रहकर चले जाएंगे, 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं बस। भूल ही गए हैं कि इनका घर यहाँ नहीं, वहाँ गांव में है। पता नहीं कब जाएंगे। मैं तो परेशान हो गई हूँ इनसे। इतना भी क्या अधिकार है इनका यहाँ पर? मुझे यहाँ कितनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। मुझे मेरा कमरा भी मैंने इन लोगों को दे दिया था। मैंने ये सोचकर कि वैभव के माँ पापा हैं, यहाँ आए हैं, कोई कष्ट ना हो, आराम से रह लें, कुछ दिनों बाद तो चले ही जाएंगे। लेकिन कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लग गया है, लगता है। मैं क्या करूं माँ? अब तुम ही बताओ। ये दोनों यहाँ रहते हैं, इस वजह से मेरी किटी पार्टी की सहेलियां यहाँ नहीं आ पाती हैं। उन्हें स्वतंत्रता नहीं महसूस होती। इन लोगों की उपस्थिति में मैं भी बेरोक टोक आना जाना नहीं कर पाती हूँ। ऐसा लगता रहता है ये दोनों मुझ पर ही नजर रखे रहते हैं। बताओ, अपने ही घर में मैं अधिकार पूर्वक नहीं रह पाती। बस सुनंदा जी से इसके आगे नहीं सुना गया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वैभव के माँ पापा, मेरी बहू कह रही है, ये क्या, इसके कुछ नहीं लगते हम? आंखें छलक आईं सुनंदा जी की इतना सोचते हुए ही। मेरा बेटा, मेरी कोख जाया बेटा, जिसके जन्म पर हमने कितनी खुशियां मनाई थीं, जिसकी नौकरी की हम दोनों ने कितनी ही मनौतियां मानी, मंदिर की सीढ़ियां लाघी,
हमेशा उसके सुख और आनंदित जीवन की प्रार्थना की। अब उसके जीवन में हम दोनों रोड़ा बन गए हैं। हमारे यहाँ रहने से मेरी बहू को, मेरे दुलारे बेटे की पत्नी को इतना दुख है। कितनी दुखी है वे। हम दोनों के यहाँ रहने से कितने कष्ट में है। इस तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। हमने तो कभी अपने आप को अलग माना ही नहीं, पर बहू ने हमें कभी अपनाया ही नहीं। अरे, ये तो घर है। अगर कोई समस्या है भी तो आपस में बता दो, सुलझा लो। हम तो हमारी समस्या बता देते हैं। मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरा पूरा अधिकार है यहाँ पर। मैं तो अब तक यही सोच रही थी, लेकिन बहू ऐसा सोचती है हमारे बारे में। अरे, हमसे कोई दिक्कत थी तो कह देती। अब यहाँ मेरा कोई अधिकार नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा? क्या इसी दिन के लिए हमने अपने बेटे को जन्म दिया था कि जब बहू ब्याह कर आएगी तो वह यह कह देगी कि हमारे यहाँ रहने से उसको दिक्कतें आ रही हैं। इतना सोचते सोचते सुनंदा ने सोचना शुरू किया। फिर अचानक ही उनके विचार बदले। क्या यहाँ हमारा रहना ठीक है? लेकिन यहाँ से जाना वैभव को तो खराब लगेगा। मेरा बच्चा कितना खुश रहता है मेरे हाथ का खाना खाकर, मुझसे बातें करके। कितना दुखी हो जाएगा अचानक यूँ मेरे जाने की बात सुनकर। मैं उसको शालू की कोई बात बता नहीं सकती, वो और दुखी हो जाएगा। शालू से सवाल जवाब करने लगेगा तो फिर कहीं दोनों की फालतू में लड़ाई ना हो जाए। लड़ाई होगी मेरे ही घर में, मेरी ही आंखों के सामने। मेरे बेटा बहू, मेरे कारण उनमें लड़ाई होगी। नहीं नहीं ईश्वर, ऐसा नहीं होने दूंगी। सुनंदा जी सोचने पर मजबूर थीं। अरे सुनंदा, चाय कहाँ है? अभी तक बनी नहीं क्या? पति की आवाज़ ने उनकी विचारधारा भंग कर दी। सही कहते रहते हैं ये भी कि गांव चलना है। सच में हम दोनों को चले भी जाना चाहिए। हाँ, शायद मेरा अधिकार तो उसी घर पर है। इतना सब कुछ सोचने के बाद अचानक सुनंदा जी का गला भर आया और सुनंदा जी राघव जी के पास आकर बोलीं, सुनिए जी, ज़्यादा चाय आपको नुकसान करती है, इसीलिए मैंने चाय नहीं बनाई है। अब तो वैसे भी खाना खाने का समय हो गया है, सीधे खाना खा लीजिए। सुनंदा ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए कहा। तो राघव जी सुनंदा जी के बात करने की टोन से ही समझ गए थे कि हो ना हो कुछ तो बात हुई है और बात भी गंभीर हो गई है। क्या बात है सुनंदा, मुझे बताओ। उनके पूछते ही सुनंदा जी भरभरा कर रो पड़ी। चलिए जी, हम लोग गांव चलते हैं। मुझे गांव के घर की याद आ रही है। बहुत दिन हो गए हैं। यहाँ हमारा घर कितना गंदा हो गया होगा। इतने दिनों से उसका कोई रखरखाव भी नहीं हुआ होगा। चलिए, मैं आज ही अभी ही तैयारी कर लेती हूँ, कहकर सुनंदा और ज़्यादा बिना बोले सामान समेटने लग गईं। और राघव जी जैसे सुनंदा जी के बिना कुछ बताए भी उनके दिल का दुख समझ गए और बिना कुछ बोले सामान व्यवस्थित करने में उनका सहयोग करने लगे थे। शाम को वैभव जब अपने ऑफिस से वापस आया, जब वैभव आया तब वैभव के आने तक दोनों ने तैयारी कर ली थी। वैभव अपने माता पिता को तैयार देखकर हक्का बक्का रह गया। माँ की जाने की तैयारी देखकर, ये क्या माँ, आपने तो मुझसे पूछा तक नहीं, कहा तक नहीं और अचानक जाने की तैयारी भी कर ली। क्यों माँ, शालू ने कुछ कहा है क्या? कोई बात आप लोगों को बुरी लगी है क्या?
वैभव को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माँ मुझसे दूर जाने की सोच सकती हैं। वह लगातार बस अपनी माँ से ही पूछे जा रहा था। एक सुनंदा जी थीं, उसको कुछ बताने को तैयार ही नहीं थीं। जब वैभव माँ से पूछता पूछता थक गया तो अपने पिता राघव जी से पूछने लगा। राघव जी ने कहा, अरे नहीं बेटा, क्या सोचता है तू भी? शालू मेरी बहू है और मेरी बहू तो सबसे अच्छी है। लाखों में एक है मेरी बहू। इतना ख्याल रखती है हम दोनों का, दिन भर किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देती है। खुद परेशान हो जाती है हम लोगों के कारण। वो तो आज अचानक गांव के घर की बहुत याद आ गई। तेरी माँ को इतने दिन यहाँ बीत गए, पता ही नहीं चला। हम लोग तो थोड़े दिनों के लिए ही आए थे, हमेशा थोड़े ही यहाँ रहना है। राघव जी ने बात को संभालते हुए कहा और सुनंदा जी की तरफ देखते हुए बोले, इसे तो मैं ही जबरदस्ती ले जा रहा हूँ। इसके बिना मेरा काम कैसे चलेगा? अकेला तो मैं जा नहीं सकता। वहाँ सब दुरुस्त करके फिर से आ जाएंगे यहाँ, जब भी मन करेगा। जब भी तेरी याद आएगी तभी हम यहाँ शहर चले आएंगे, या फिर तेरा हमसे मिलने का मन करे तो तू ही गांव चले आना। पर इस वक्त जाना थोड़ा ज़रूरी है बेटा, वरना तो हम दोनों रुक ही जाते। ऐसी कोई भी परेशानी वाली बात नहीं थी, लेकिन वहाँ घर पर भी तो कोई नहीं है, इसीलिए जाना ज़रूरी है। इधर शालू ने जैसे ही सुना कि उसके सास ससुर गांव वापस जा रहे हैं तो वह मन ही मन खुशी के मारे दोहरी हुई जा रही थी और अपनी माँ को फ़ोन लगाकर उसने सारी बातें बता दीं। बड़ी खुशी खुशी अपनी माँ से कह रही थी, आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। मेरे सास ससुर वापस गांव जा रहे हैं। कह तो रहे हैं कि कुछ समय बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन एक बार जाएं तो सही, फिर जल्दी से इनका वापस आना नहीं होगा। चलो ठीक है माँ, अब मेरे सास ससुर जा ही रहे हैं तो मैं इन्हें खुशी खुशी विदा तो कराऊं। इतना कहकर शालू ने अपनी माँ का फ़ोन रख दिया और आज सास ससुर की बिना किसी फरमाइश के ही शालू तुरंत सबके लिए बढ़िया चाय बनाकर ले आई थी और चाय के साथ साथ सबके लिए नाश्ता भी लेकर आई और टेबल पर चाय नाश्ता रखती हुई बोली, हाँ हाँ पापा, और क्या, ये भी आपका घर ही है। आपका जब मन हुआ करे आप तब आ जाइएगा, लेकिन फ़िलहाल तो वहाँ पर भी घर ही है आप लोगों का, तो वहाँ गांव में भी तो देखना पड़ेगा कि ज़रूरी है ना, वहाँ जाकर देखना। चलिए मम्मी जी पापा जी, आप दोनों चाय नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि अभी आप दोनों को बहुत लंबा सफ़र तय करना है ना। रास्ते में अगर भूख लगने लगी, इसीलिए घर से थोड़ा बहुत कुछ खाकर ही निकलिए। अपने सास ससुर के लिए शालू झूठी चिंता दिखाती हुई बोली, साथ ही साथ कहे जा रही थी कि हाँ सही बात है, आप लोग समय से ही निकलिए, क्योंकि फिर आपको पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा ना, और आप दोनों अकेले ही हैं, इसीलिए आप दोनों की चिंता तो करनी ही पड़ती है। आखिर और हमारा बुजुर्ग है ही कौन? और फिर घर पर वहाँ गांव में भी तो 50 काम हैं जो आपको देखने हैं। कोई बात नहीं मम्मी जी पापा जी, आप परेशान मत होइए, यहाँ पर मैं और वैभव अच्छे से संभाल लेंगे। आप दोनों जाकर गांव का काम देखिए, वहाँ का भी कोई काम खराब नहीं होना चाहिए, है ना मम्मी जी, वरना हमारा ही नुकसान होगा। शालू की इस बात पर सुनंदा जी तो कुछ नहीं कह पाईं, लेकिन वैभव जैसे बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ गया था। अब वैभव अपनी माँ सुनंदा जी से बोला, माँ, इतनी जल्दी अपने अधिकार को त्याग दिया आपने? मेरे इस घर पर, नौकरी पर
सुख सुविधाओं पर पहला हक आपका ही है। आपने जन्म ही ना दिया होता तो मेरा तो अस्तित्व ही नहीं होता। फिर आपने अपने इन सारे अधिकारों को एकदम से त्याग कर कैसे जा सकती हैं? क्या मैं आपका नहीं माँ? इमोशनल होते हुए वैभव ने कहा। ये तू कैसी बातें कर रहा है? मानती हूँ, हाँ बेटा, तू ठीक कह रहा है। ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है हम पर। लेकिन अब कौन सा अधिकार बेटा? संतान प्राप्ति का इतना बड़ा अधिकार हमें मिला, फिर उसका पालन पोषण अपने तरीके से अपनी इच्छा मुताबिक करने का पूरा अधिकार हमें मिला और हमने पूरी स्वतंत्रता और अधिकार से इसका उपभोग किया। वो तेरे पैदा होने की खुशी, फिर घुटने चलने की खुशी, पहली बार माँ पापा बोलना, खड़े होना, दौड़ना, अपनी बातें कहना, पहली बार रोते हुए स्कूल जाना, हर कक्षा में तेरे रिजल्ट की आतुर प्रतीक्षा, कॉलेज में प्रवेश, तेरी नौकरी, तेरी शादी, अनगिनत सुनहरे खुशी के यादगार पल हमें हमेशा अपने अधिकारों की ही स्मृति सजीव करवाते हैं। और ये सब तेरे होने से ही तो हमें मिला है बेटा। अब तो कर्तव्य पालन का समय आया है, हम लोगों के लिए, जिन अधिकारों का पूर्ण उपयोग करते हुए फिर हमने तुझे इस काबिल बनाया। अब तेरी आगे की जिंदगी इसी तरह खुशहाल और संपन्न बनी रहे, इसका ख्याल रखना भी तो हम दोनों का परम कर्तव्य है। यहाँ आकर मन को पूरे तरीके से तसल्ली हो गई। अब हमें हमारा कर्तव्य करने दे। जब अधिकारों का उपभोग किया है तो कर्तव्य भी निभाने हैं। राघव जी ने बहुत शांत और संयत लहजे में अपनी बात कह दी। अपने पिता राघव जी के कहे एक एक शब्द को सुनकर राघव ने बड़ी सादगी से अपने पिता राघव जी से कहा, वाह पापा, आपने अपने अधिकारों का उपभोग तो अपनी मर्जी से कर लिया। मुझे पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगवाई, इस काबिल बनाया, और ये सब आपके ही अधिकार थे जो ईश्वर ने आपको दिए थे। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, ये ठीक है। तो फिर अपने अपने पूरे कर्तव्यों का पालन अच्छे से किया, तो अब मेरी बारी है और अब आप मेरे अधिकारों का पालन भी मुझे अपनी मर्जी से करने दीजिए। पापा की प्रश्नवाचक निगाहों को देखकर वो फिर बोल उठा, हाँ पापा, जैसे ईश्वर ने संतान प्राप्ति और उसके लालन पालन का पूर्ण अधिकार आपको दिया है, वैसे ही मुझे भी ईश्वर ने कुछ अधिकार दिए होंगे ना। तो बस फिर ईश्वर द्वारा प्राप्त अपने माँ बाप का ख्याल करने, प्यार करने का पूरा अधिकार प्रदान किया है ना, बताइए? वैभव ने राघव जी से कहा, अभी तक मैंने हमेशा आप लोगों की हर बात बिना आनाकानी किए मानी है, अपना कर्तव्य समझकर। आज आप लोग मुझसे अपने इस अधिकार का अपनी इच्छा मुताबिक उपयोग करने की स्वतंत्रता क्यों छीन रहे हैं? बताइए पापा। आप लोग भी अब मुझे अपने इस अधिकार का उपभोग और उपयोग करने दीजिए। पापा की तरह ही बहुत शांत और संयत लहजे में कहते हुए उसने फिर कहा, पापा, मैंने ये कब कहा कि गांव का घर हमारा घर नहीं है और उसकी देखभाल नहीं होनी चाहिए? लेकिन अकेले आप लोगों का ही घर है क्या वो? मेरा भी तो है। मैं भी साथ में चलूँगा और अपने घर का रखरखाव मैं भी करवाऊँगा साथ में। अकेले आप लोग कैसे करेंगे? ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ 10 दिनों की, कल चलते हैं सब लोग। शालू का मन नहीं हो वो तो यहीं रुक सकती है। मैं माँ पापा के साथ वहाँ की साफ सफाई करवाकर वापस साथ में लेता आऊँगा, वैभव ने दृढ़ता से कहा और बाहर चला गया। यह सब सुनकर शालू के तो जैसे कलेजे पर सांप लौट रहे थे, लेकिन वह अपने पति वैभव के सामने कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि वैभव
अपने माता पिता से कितना प्यार करता है। और शालू को यह अच्छे से पता था कि यदि वैभव के सामने या वैभव के पीछे भी उसने वैभव के माता पिता के साथ किसी भी तरह का बुरा बर्ताव किया और अगर इसकी भनक भी उसे लग गई तो वैभव इसे छोड़ेगा नहीं। और वैभव के इसी डर के कारण शालू अपने सास ससुर से कुछ भी ना कह सकी। उल्टा मुस्कुराती हुई बोली, ठीक ही तो कह रहे हैं वैभव। मम्मी जी, पापा जी, यह घर आपका ही है, आप यहीं रहिए। इतना कहकर शालू अपने कमरे में चली गई। और इधर सुनंदा जी और उनके पति आज फिर से दोनों माँ बाप अपने बेटे की इतनी सारी बातों को सुनकर गदगद हो गए थे। इसके आगे कुछ कह नहीं पाए थे, बस मन ही मन प्रफुल्लित हो गए थे। माँ बाप आज मन ही मन बस दुआ मना रहे थे। दोनों के दोनों लाजवाब हो गए थे। माँ और पापा अधिकार और कर्तव्य की जो परिभाषा वे अपने बेटे को समझा रहे थे, उनके बेटे ने उसकी सरल व्याख्या आज उन्हीं को समझा दी थी। राघव और सुनंदा आज फिर से उसी गांव के मंदिर में मिठाई और कपड़े लिए हुए ईश्वर का आभार और उन गरीबों की दुआ आज लेने के लिए फिर से मंदिर पहुँचे। और वे इन दुआओं को आज इसलिए ले रहे थे कि ईश्वर ने जिस बेटे का अधिकार उन्हें दिया है, भगवान ऐसा बेटा सबको दे, उसकी ज़िंदगी खुशहाल और सुखी रखे। यह बात पूरी तरह से सच है कि यदि बेटा चाहे तो उसके माता पिता का कोई भी व्यक्ति अपमान नहीं कर सकता, फिर चाहे वह उसकी पत्नी ही क्यों ना हो। यदि बेटा चाहे तो उसकी पत्नी कभी भी उसके माता पिता के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। और फिर आप सबने यह कहावत तो सुनी ही होगी ना कि यदि औलाद चाहे तो माता पिता को जीते जी स्वर्ग दिखा दे और चाहे तो जीते जी नरक दिखा दे। तो बस यह कहावत बिल्कुल सच है और यह बात पूरी तरह से किसी भी बेटे पर निर्भर करती है कि वह अपने माता पिता का बुढ़ापा किस तरह से कटवाता है। अपने माता पिता को उनके बुढ़ापे में बिस्तर में बिठाकर अपनी पत्नी से उनकी सेवा करवाना चाहता है या फिर अपने माता पिता को अपनी पत्नी की बातों में आकर सड़क पर दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर छोड़ना चाहता है। फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने माता पिता की कैसी दशा देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।